जैसे अभी आपने भी जिक्र किया भारत के हवाले से, उसको तो क्लीन चिट नहीं मिल सकती ना, जिस तरह की वो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर और प्रॉक्सी एक्टिव की हुई है, और रोज़ उनका मीडिया एक नया बयानिया बना रहा है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और केपी में जंग लग चुकी है। क्या हम इसे भारत का बराह रास्त हमला करार नहीं दे सकते, जबकि हमारे पास तो प्रूफ्स भी हैं? ये देखें, इंडिया तो हमेशा से चाहेगा कि वो पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, हम्म। सोशली, इंटरनली, वो पहुंचाए। वो एक जीरो सम गेम हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ खेलता रहा है और खेलता रहेगा। हम्म। तो वो मामला जो है, ये अंदिया देने की जरूरत है, और मेरा ख्याल में जो हमारी रीजनल पावर्स हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त अफगानिस्तान में, कतर का इन्फ्लुएंस है, और जिस तरह आपने देखा कि टर्की का बहुत इन्फ्लुएंस है, और काफी हद तक ईरान का भी है। तो ये वो हम्म। ममालिक हैं जो समझते हैं पूरे मामलात को, और ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं जो ये बताते रहे हैं अफगानिस्तान को इन टॉक्स के दरमियान भी कि एक मुस्लिम मुल्क होने की खातिर आपको एक भाई वाला सलूक होना चाहिए, आपस में एक बरादराना जो है रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए, बजाय इसके कि आप हिंदुओं के हाथों आप खेलें और आप उनके हाथों जो है बिकें। तो उससे बेहतर है कि आप जो भी अपने मामलात इस्तवार करने हैं वो पाकिस्तान के साथ करें, ईरान के साथ करें, टर्की के साथ करें, हम्म। चाइना के साथ करें, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे सकते हैं और जो आपके साथ सिंसियर भी हैं। हम्म। सो मेरा ख्याल में इन डायलॉग के दौरान इस बात की भी डिस्कशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली होती रही है, और इस चीज की समझ अफगानियों को आ जानी चाहिए। उनको हम्म। इस चीज का हौसला होना चाहिए कि वो जरा इस चीज को स्ट्रेटेजिकली देखें, और जरा एक एक फार साइटेडनेस रखें, अपने अंदर एक विजन रखें। हम्म। क्योंकि ये जो चंद टेक्टिकल इनको फायदे हो रहे हैं इंडिया के पैसों से, या इंडिया के हथियारों से, या इंडिया की ये शॉर्ट पुष्पनाई टर्म ही से, है। ये हम्म। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है उनको कोई फायदा नहीं देंगे, बल्कि नुकसान देंगे। वो बिल्कुल। अपने लिए एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान की सरहद के अंदर अगर वो किसी को निशाना बनाते हैं या टेररिज्म करते हम्म। हैं, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान खुद है। क्योंकि नेबर्स को जब तक आपस में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होगा और हम्म। नेबर्स की स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो दोनों को नुकसान होगा। बिल्कुल सही। इंडिया अगर समझता है कि वो राइजिंग एंड शाइनिंग हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर कैओस और इंस्टेबिलिटी करके, तो ये उसकी भी खाम ख्याली है, ये कभी बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके बैकयार्ड में कंट्री है, जो आपकी नेबर कंट्री है, उसके हम्म। साथ जितने बेहतर मरासिम रखे जा सकें करें, और किसी के हाथों में आप एक इंस्ट्रूमेंट ना बने और कोई हथियार के हम्म। तौर पे आपको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, और ये बेहतर मरासम कायम करने के लिए बार बार काविशें भी की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले दोहा में हुए, फिर अब इस्तांबुल में एक लंबा दौर चला, लेकिन वो भी फ्रूटफुल नहीं हुए। अब सर, कतर और तुर्किया के बाद अब ईरान भी सामने आ गया है, और उसने भी अपने आप को बतौर सालसी पेश किया है कि मुझे एक एफर्ट करने दे। तो आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल साबित होगा, और इस मामले में मगरब या ट्रंप की जानिब से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया? क्या हम इसको सफारती या अस्करी लिहाज से हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, टर्की और कतर से ईरान के जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। हम्म। ईरान वन ऑफ द कोर प्लेयर्स है, जो कि इमीडिएट नेबर है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो ईरान ही का है, और हम्म। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के आते हैं। तो ईरान तो एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है इसमें। अफगानिस्तान में अमन की ख्वाह है जिस तरह पाकिस्तान है, और हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान जो है इस मामले में सालिसी के लिए तैयार है, और ईरान भी चाहेगा कि यहाँ पे एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी कायम हो। हम्म। हैविंग सेड दैट, मैं फिर से ये कहूंगा रीजनल प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए, और जो वो कर भी रहे हैं काफी हद तक। लेकिन एंड ऑफ द डे ये अफगानिस्तान को खुद समझने की जरूरत है कि जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ उसने बनाने हैं वो हम्म। बायलैटरल तौर पे बनाने हैं। जो ट्रस्ट आपस में एक हमने कायम करना है, अमन की फिजा कायम करनी है, वो हमने बायलैटरली करनी है। और हम्म। बायलैटरल जब तक हमारा आपस में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। कोई छोटा मोटा शॉक भी जो है हम्म। वो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, और एक एक जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ हम जा सकते हैं, जो हमने अभी पास्ट में भी देखा कि ऐसा हुआ। तो हमें जब तक एक एक डेफिनेट डीप हम्म। किस्म की ट्रस्ट की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती और डेफिसिट रहता है, तो हम किसी भी किस्म के मतलब हमें कॉन्टिजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम्म। कोई भी तीसरी फोर्स जो कि इंडिया खास तौर पे हो सकता है,
कोई ऐसा अमल करके दिखा सकता है जिसमें स्टेज मैनेज किस्म का इंसिडेंट जो वो अपने तौर पे भी करते रहे हैं। सर ये जो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं या जनूबी एशिया के जो हम कह रहे हैं वो मज़ीद हम देख रहे हैं कि ख़राब ही हो रहे हैं, जंगी सूरत हाल की जाने बढ़ रहे हैं। तो बतौर एयर मार्शल आप पाक फ़ज़ाइया के हवाले से क्या समझते हैं कि कौन कौन से नए जंगी त्यारे और टेक्नोलॉजी समेत मिसाइल सिस्टम्स की जानिब हमें बढ़ना चाहिए जो तुर्की और चीन से लिए जा सकें? ये चीन और टर्की के साथ हमारे चल रहे हैं एग्रीमेंट्स और फ्यूचर जहाज़ों के भी चल रहे हैं काफ़ी सारे सिलसिले, ड्रोन्स के भी चल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ जहाज़ बल्कि ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स अब ये इस फ्यूचर की जंग का एक बहुत हिस्सा बन चुके हैं और इनमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा पहलगाम वाले इसमें मार्का हक में देखा कि ये चीज़ें इस्तेमाल हुई और इंडिया ने बेतहाशा एसएसएम्स भी इस्तेमाल किए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वगैरह। तो ये अब जंग जो है ये मिसाइलों, दूर से मारने वाले मिसाइलों की, वेपन्स की और ड्रोन्स की जो है वो जंग होगी फ्यूचर में। तो इस लिहाज से पाकिस्तान माशाल्लाह ने अपनी पेस जो है वो ठीक रखी हुई है और जिस तरह के स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट उसे चाहिए, जिस तरह की इंटीग्रेशन चाहिए, जिस तरह के फ्यूचर वॉर फाइटिंग चाहिए और कैंपेन प्लानिंग चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया जो है उसमें एक कदम आगे ही है। और इंडिया के मुकाबले में हमने कई पिछले मार्कों में भी देखा कि हमारी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी कैंपेन प्लानिंग, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो उनसे बेहतर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में जहाज जो है उसमें भी हमने कोशिश की है कि चाइना का जो F-35 जहाज है उसको जो है ना सिर्फ मतलब उसके ऊपर एवेल्यूएशन हुई है बल्कि इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ये इधर मौजूद होगा। और अभी भी हमारी जो इन्वेंटरी मौजूद है जहाज़ों की, दे आर सफिशिएंट कि वो किसी किस्म के भी जारियत का मुकाबला कर सकते हैं और एक बहुत मुनासिब जो है वो जवाब दे सकते हैं, जिस तरह पिछली जंग में भी दिया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया जो है उसने अपना बेहतरीन, नो डाउट के एग्जैक्टली, और जो जी हाँ वो ठीक रखी हुई है और हमारे पास इस तरह की वेरविदौल मौजूद है कि हम किसी तरह का भी जवाब दे सकते हैं किसी किस्म की जारियत का। अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्नोलॉजी और उसकी इंटीग्रेशन है और वो सब हमारे पास मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं जो हालिया पाकिस्तानी दौरे पर भी थे, उन्होंने कहा है कि ईरान को भी पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे में शामिल किया जाना चाहिए। आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से ताकतों के सेंटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में ईरान और सऊदिया का करीब आना और फिर दिफाई मुआहदे तक पाकिस्तान के साथ बात करना, क्या एक नया मजबूत अस्करी ब्लॉक बन सकता है इस खत्ते में? जी देखिए, ये तो एक बहुत आइडियल किस्म की सिचुएशन हो जाएगी और ये बड़े अच्छा उन्होंने एक किस्म की, आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक मूव चली है कि ईरान ने अपने आप को पेश किया है, बजाय इसके कि वो इस मामले से अपसेट होता कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस किस्म का मुआहदा हुआ है और इस तरह की मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुआ है। उसने अपने आप को भी पेश किया है कि ईरान विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरी जो गेम है मिडल ईस्ट में, ये इसको क्रिएट किया गया है बाय प्लेसमेंट ऑफ इजराइल और एक शिया सुन्नी वाला तसादुम जो है वो कायम किया गया है, जिसे मैनेज किया गया है बाय द ग्रेट पावर्स एंड इजराइल, ताकि इस पूरे खित्ते में एक इंस्टेबिलिटी की फिजा हो, गैर यकीनी फिजा जो है वो कायम रहे और ईरान और सऊदी और उनके जो अरब कंट्रीज हैं वो हमेशा ईरान को अपना मेजर दुश्मन समझते रहे और जो कि वो समझते हैं